आईआईटी और नीट की फिजिक्स के लिए जो स्टार्टिंग है पहले वाले चैप्टर की 12th क्लास के लिए, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जैसे डेफिनेशंस में हम लोग समझ सकते हैं इस वर्ड से ही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज वेन एवर इट इज़ इन रेस्ट सिचुएशन। तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट सिचुएशन। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिजिक्स में कोई टॉपिक नहीं होता इंडिविजुअल, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक वर्ड है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉम्बिनेशन से ये सारी जो टर्म्स हैं वो बन रही हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जैसे वर्ड आपको पता पड़ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म का मैग्नेटिज्म, और फिर उसका बाद ईएमआई, और उसके नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सभी जो यूनिट्स हैं वो हमें 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें लगभग 4 से 5 महीने में स्टडी करनी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे कि चार्ज जब रेस्ट में रहता है, जब चार्ज की वेलोसिटी ज़ीरो रहती है, तब जो फिजिक्स हम स्टडी करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज, या वी डील्स अबाउट द चार्ज व्हेन एवर इट इज़ इन रेस्ट सिचुएशन, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हमें यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। कैपेसिटर है, इसी तरह से लाइटनिंग ऑफ कंडक्टर है, ये भी फिजिक्स में ही आता है। इसी तरह से प्रिंटर में जो पेपर प्रिंटिंग का जो काम होता है वो भी ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जब चार्ज को जब हम मोशन में लेके आते हैं, सेकंड जो यूनिट है उसमें जब हम चार्ज को मोशन में लेके आते हैं, जब क्यू को क्या दे देते हैं आप, वेलोसिटी दे देते हैं। तो जब वेलोसिटी दे दोगे तो चार्ज मोशन की वजह से एक नई तरह की एनर्जी को प्रोड्यूस करने लगेगा। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, I इजिकल टू क्यू अपॉन टी। वास्तव में फिजिक्स में जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो एनर्जी ही है। ये एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मैग्नेटिज्म हो, चाहे ईएमआई हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, सभी टाइप्स की एनर्जी को ही स्टडी करना फिजिक्स है हमारा। इसी के आगे बढ़ते हैं, जब नेक्स्ट यूनिट होगी तो मैग्नेटिज्म में हमें ये पढ़ना होगा कि जब करंट किसी कंडक्टर के चारों ओर फ्लो करता है, कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है, तो उसकी वजह से एक नई तरह का फील्ड जनरेट होता है, और इस वाले फील्ड को क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो करंट की डायरेक्शन तो यहाँ दे रखी है, एक्स एक्सिस की तरफ हो रही है। वायर में करंट जो है एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, पर एक नए तरह का फील्ड जिसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, वाई और जेड एक्सिस में, वो प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो इस तरह की ये वाली जो एनर्जी है वो अलग लेवल की हो गई, अलग टाइप की एनर्जी मूविंग चार्ज की वजह से पैदा हो रही है, जिसको क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो यदि हमारे पास ये हमने छोटी छोटी क्लास में 10th क्लास में पढ़ा है कि करंट किसी कंडक्टर के अलोंग मूव कर रहा है, तो हम राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से कर्लिंग ऑफ फिंगर के अलोंग होगी, और जिसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरह से आप कह सकते हैं क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होगी। और ये ऊपर वाली एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस हो गई, और सामने वाली एक्सिस जेड एक्सिस हो गई। तो करंट तो हमारा एक्स एक्सिस की तरफ फ्लो कर रहा था, पर करंट की वजह से जो नई तरह की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वो वाई और जेड एक्सिस के अलग प्रोड्यूस हो रही थी, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड कहा। फिर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा के बारे में जानते हैं कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि यदि मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के चारों ओर प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट का सोर्स हो सकता है। तो हाँ, ये भी बात सही थी। उसके आधार पर एक नई तरह की जो स्टडी है वो प्रोड्यूस हुई, जिसको हमने ईएमआई या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा, और इस पर बेस्ड जो फिनोमेना है वो जनरेटर है। जब हम चार्ज को रफ्तार दे देते हैं चार्ज को जब रफ्तार दे देंगे, जब चार्ज को रफ्तार दे दी जाएगी तो उसके चारों ओर एक नई तरह की एनर्जी स्पेस में मूव करने लग जाती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया फिजिक्स के बारे में, जो हमें लगभग 4 से 5 महीने में स्टडी करना है। सबसे पहले बेसिक 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं
कि डाल्टन्स की थ्योरी में ये बताया गया था कि एटम सब्सटेंस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने हुए हैं। ये बताया था 9th क्लास में डाल्टन्स थ्योरी में, ये सब लोगों ने पढ़ा है। तो एटम को फर्दर जो है आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और किसी केमिकल रिएक्शन में भाग भी नहीं दे सकता है। इसके बारे में एग्जांपल भी हम लोगों ने पढ़े हैं कि जैसे कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री में ऐसे नहीं हो सकती H+O = HO बन रहा हो, इस तरह की कोई रिएक्शन नहीं होती है। रिएक्शन कराने के लिए क्या करना होगा कि ट्वाइस H2 + O2 डैश ट्वाइस H2 जब वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्या है, एक एटम है, तो हाइड्रोजन के दो एटम मॉलिक्यूल है जो कि H एटम के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। तो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कंबाइंड होकर वाटर का फॉर्मेशन करता है। ये वाली रिएक्शन इस तरह से नहीं होती कि सिंगल H एटम ऑक्सीजन के सिंगल एटम के साथ रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहा होता। तो डाल्टन्स की ये वाली जो थ्योरी थी कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर एंड इट कैन नॉट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, ये इस वाली रिएक्शन से समझी जा सकती है आसानी से। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली जो फिनोमिना है वो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर हमें देखने को मिलती है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली जो फिनोमिना है वो इंसुलेटर के अंदर ही पाई जाती है, जहाँ पर कि चार्ज हमेशा रेस्ट में रहता है। तो ये तो बेसिक आइडिया हो गया इसके बारे में हमें। उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करना है। तो क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग 3 तरह से हो सकती है, चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट 3 तरह से हो सकती है। पहला प्रोसेस है हमारे पास बाई फ्रिक्शन, दूसरा है बाई कंडक्शन और तीसरा है बाई इंडक्शन। थोड़ा जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि इस बेसिक वाली चीज़ में ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। बाई फ्रिक्शन वाली फिनोमिना में ये है कि व्हेन एवर टू मटेरियल आर रब्ड ऑन ईच अदर, जैसे कि फिनोमिना हमने पढ़ा है कि ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के ऊपर रब करते हैं, ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के ऊपर रब करेंगे तो जब रब करा जाएगा सिल्क क्लॉथ के ऊपर तो देखा गया है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो एक्सेप्ट करते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से ग्लास रॉड पर एक नई तरह का चार्ज अपीयर होता है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज कहा। तो ये जो चार्ज है वो किस वजह से पैदा हो रहा था, ड्यू टू द फ्रिक्शन, कि जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क के ऊपर रब किया तो रब करने से फ्रिक्शन पैदा हुआ और फ्रिक्शन पैदा होने से बंद करो। इस वाले एग्जाम्पल में कि जब हमने ये सब कुछ पढ़ लिया कि ग्लास रॉड को जब सिल्क के ऊपर रब करेंगे तो रब करने से फ्रिक्शन अराइज होगा और फ्रिक्शन अराइज होने से एनर्जी जनरेट होगी। इस एनर्जी को जो ग्लास रॉड पर इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करते हैं और एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं, और जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो नेगेटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जिनको हमें इन्हें जल्दी कंप्लीट करना है। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज नेचर के अंदर जनरेट हुआ। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन में हम ये बोल सकते हैं कि इन द whenever two material rubbed over each other, then during rubbing energy is created and this energy is accepted by the electron present on the one material and transfer from one material to the another material. The material which डोनेट इलेक्ट्रॉन गॉट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और द मटेरियल विच गॉट इलेक्ट्रॉन गेट नेगेटिव चार्ज, जिसको हम एक्सिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो न्यूमेरिकल में भी देखने को मिलेगी कि यदि कहीं कहा जा रहा है कि किसी मटेरियल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तब आप समझ लीजिए कि उसके ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यदि किसी मटेरियल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है
तो समझ लीजिए कि उसके ऊपर एक्सिसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल इसमें स्टडी कर सकते हैं कि कोई एबोनाइट की रॉड हो, इस तरह से एबोनाइट रॉड हो, उस एबोनाइट रॉड को यदि हम फर के ऊपर रब करें तो हमें इतना पता है कि एबोनाइट और फर के कॉम्बिनेशन में एक्सिसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फर के ऊपर ज़्यादा होता है। तो whenever these two material rubbed on each other, then some amount of electron get transferred from the fur to the ebonite rod, and the new type of charge appears on the ebonite rod, that is known as the negative charge. जितने इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की रॉड पर आएंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज एबोनाइट की रॉड के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि टू टाइप ऑफ चार्ज नेचर के अंदर जनरेट होते हैं, जिनको कि हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहते हैं। चार्ज की डिस्कवरी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, जैसा कि हम वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि काइट एक्सपेरिमेंट में कि चार्ज की डिस्कवरी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में, इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दो तरह के चार्ज बताए गए। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, और जिसमें ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ऐसे ही प्रोटॉन के बारे में रदरफोर्ड ने बताया, जिसमें कि प्रोटॉन पर चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर है, बस चार्ज का जो नेचर है पॉजिटिव हो जाता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और उसका जो मास है वो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन के बारे में यहाँ कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन वाले जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में लगभग 9th यूनिट जो है फिजिक्स की, उसमें स्टडी करने की, उसमें यूजेबल होता है न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इसी के बारे में फर्दर स्टडी करी जाएगी और इसी के बारे में आगे एप्लीकेशंस को हम स्टडी करेंगे। दूसरे तरह का जो चार्ज है, दूसरे तरह की जो चार्जिंग है वो ड्यू टू द कंडक्शन है। कंडक्शन में क्या करना होगा कि सपोज दैट देयर आर टू ऑब्जेक्ट नेम्ड एज कैपिटल A and capital B. These two objects are fitted at the insulating stand, and conductor A या object A have a charge of Q is equal to 20 microcoulomb, while conductor B have no charge, तो Q2 is equal to 0 है और Q1 is equal to है 20 microcoulomb। तो whenever these two objects are made in the contact of each other physically, then we see that the transfer of charge start from conductor A to conductor B till the charge on both conductor becomes same। तो टोटल जो चार्ज है आफ्टर रिकॉम्बिनेशन लिखा जाएगा Q1 + Q2/2, और इस तरह से हम कह सकते हैं 20 + 0/2। इसका अर्थ है कि 10 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो दोनों तरह के कंडक्टर पर आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। इन द कंडक्शन प्रोसेस द टू ऑब्जेक्ट आर मेड फिजिकली कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एंड आफ्टर द कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज स्टार्ट फ्रॉम द कंडक्टर विच हैव मोर चार्ज टू द कंडक्टर विच हैव लीस्ट चार्ज। तीसरे तरह का प्रोसेस है जिसको हम इंडक्शन प्रोसेस कहेंगे, इंडक्शन प्रोसेस में दो बातें पहले से ही जान लेते हैं। इंडक्शन प्रोसेस में जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर हमें चार्ज लेके आना है वो स्टार्टिंग में न्यूट्रल होगा, और दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं लाए जाएंगे, और जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, और चार्ज का जो नेचर है, नेचर गेट अपोजिट।
तो मैग्नीट्यूड तो चार्ज का सेम रहेगा और चार्ज का जो नेचर है वो अपोजिट हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ द इंडक्शन। तो सपोज दैट इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड and it is taken towards a neutral conductor named as capital B in the diagram. These two material or two object does not contact with each other. Whenever positively charged rod is taken towards the neutral conductor, then polarization of the ions on the conductor B get start, and that's why negative charge accumulate on the front surface of the conductor while पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट एट द बैक साइड ऑफ द कंडक्टर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने पॉजिटिवली चार्ज रॉड को बी कंडक्टर के पास लेके आए तो बी कंडक्टर के ऊपर जो भी एटम्स थे वो पोलराइज हो गए और पोलराइज होने के बाद में फ्रंट वाली जो वॉल है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई और बैक वाली जो वॉल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इस तरह से पोलराइजेशन ऑफ आइंस हो जाता है कंडक्टर बी के ऊपर व्हेन एवर ए चार्ज कंडक्टर इज टेकन टुवर्ड्स द कंडक्टर बी। अब नेक्स्ट वाले डायग्राम में नेक्स्ट प्रोसेस में जब कंडक्टर बी को आप अर्थिंग कर देंगे, इस तरह से कंडक्टर बी को अर्थिंग कर देंगे, तो अर्थिंग करने के बाद में जितना भी आपका पॉजिटिव चार्ज है दैट पॉजिटिव चार्ज get neutralized by the electron which comes from the earth and reaches towards the conductor B। तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो अर्थ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर बी के ऊपर उस सारे पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देते हैं और इस तरह से सिर्फ नेगेटिव चार्ज रेस्ट रहता है इस कंडक्टर के ऊपर, जैसा कि फाइनल डायग्राम में दिखाया गया है। तो जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था कंडक्टर ए के ऊपर उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कंडक्टर बी के द्वारा फाइनली एक्वायर कर लिया जाता है। इसीलिए बोला गया है कि इन द प्रोसेस ऑफ द इंडक्शन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज टेकन टुवर्ड्स अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट विदाउट making of their physical contact and same amount of charge appeared on the neutral conductor but the nature of the charge get opposite। तो इसीलिए बोला गया कि मैग्नीट्यूड सेम होगा और नेचर जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से तीन तरह से हम चार्जिंग कर सकते हैं किसी कंडक्टर के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जिस पर कि चैप्टर डिपेंडेंट है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ के बारे में स्टडी करें तो देयर आर द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विच आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम ईच अदर इन एयर और वैक्यूम। दो चार्ज हैं, दो तरह के चार्ज हमने स्टडी करे थे, एक तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्ज स्टडी करे हमने। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है और दोनों ही चार्ज एक दूसरे से r मीटर की डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द फोर्स एक्टेड बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस। ये तो बेसिक सी बातें हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और डिस्टेंस दोनों के बीच का डिक्रीज होगा तब फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ पर सब लॉ को पढ़ने से पहले ये देख लें कि फोर्स लगेंगे कैसे। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरह से अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस बाहर की तरफ। ऐसी Q2 जो चार्ज है उसके द्वारा Q1 चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस बाहर की तरफ। तो फोर्स जो हैं रिपल्जन के हैं और बाहर की तरफ हैं। इसी तरह से यदि हमारे पास पेयर होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन दूसरे वाले डायग्राम के अनुसार दिखाई जाएगी।
तो एफ दोनों इक्वेशन का यूज करें यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा A Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर जो A है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। A इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो दो बातों पर डिपेंड करती है। पहला तो डिपेंड करती है यूनिट सिस्टम पर, दोनों चार्जेस के बीच का जो चार्ज यूज़ कर रहे हैं हम उसका यूनिट सिस्टम क्या है, MKS या CGS। और दूसरा डिपेंड करता है द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। सेकंड डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, इस बात पर डिपेंड करता है। मीडियम क्या क्या हो सकते हैं, 99% केसेस में एयर और वैक्यूम देखने को मिलेगा, नहीं तो माइका हो सकती है, वाटर हो सकता है, मेटल हो सकता है, पैराफिन वैक्स हो सकता है, पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मीडियम चेंज करने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएंगे। इसके बारे में सब लोग जानते ही हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बीच के मीडियम पर डिपेंड करते हैं। यदि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उंगली आ जाती है तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। इसका मतलब यह है कि कंडक्टिंग मीडियम होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतने ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो पहला कंडीशन इसका यह है कि इफ़ एयर और वैक्यूम इज प्रेजेंट बिटवीन द मीडियम देन ए की जो वैल्यू है वो लिखी जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इक्वेशन नंबर जो थर्ड है उसमें वैल्यू पुट करें, इक्वेशन नंबर थर्ड में वैल्यू पुट करें, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड देन F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। This is the magnitude of the force which will applied by the both charges on each other, और इसकी वैल्यू जो है इस फॉर्मूले से बताई जाएगी। और एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। इसका एक नेक्स्ट केस और बनता है कि यदि दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो कुछ और मीडियम हो एयर और वैक्यूम के अलावा, तो एयर और वैक्यूम के अलावा कुछ और मीडियम होगा। इफ़ सेकंड केस बन सकता है इसका मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज डिफरेंट, देन हम लिख सकते हैं A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तब F डैश बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो एयर और वैक्यूम होगा तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर लिखा जाएगा फॉर्मूला। और यदि मीडियम कुछ अदर होगा तो फोर्स की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू पुट करी जाएगी। थोड़ा सा इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। में जो हम वेक्टर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि फोर्सेस का जब भी एडिशन किया जाएगा तो हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज़ करेंगे। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है कि वेन एवर मैनी फोर्सेज आर एक्टेड एट द सेम पॉइंट देन द रिजल्टेंट फोर्स कैन बी एडेड वेक्टरली। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बना के देखते हैं कि मान लीजिए ये दो चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्जेस नेम्ड एज Q1 एंड Q2, चार्जेस नेम्ड एज Q1 Q2 आर kept in space having position vector r1 vector and r2 vector from the origin. Find the net force
ड्यू टू these charges at point P। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों ही पॉइंट चार्ज हैं और दोनों ही चार्जेस की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर डायग्राम में दिखाई गई, क्वेश्चन में लिखी हुई है। इनकी वजह से हमें P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन हो गया और ये दो चार्जेस हैं जो A और B पॉइंट पर रखे हुए हैं। इन चार्जेस का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, पहले वाले का R1 वेक्टर और दूसरे वाले का हमारा R2 वेक्टर, और ये जो चार्ज हैं वो प्लस Q1 है और दूसरा वाला चार्ज Q2 है। इनकी वजह से किसी अदर पॉइंट पर P पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का प्रिंसिपल यूज़ होगा कि F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस बना लीजिए इसे। A से लेके O तक के बीच का डिस्टेंस R1 वेक्टर है और A से लेके P तक के बीच का डिस्टेंस बना लेंगे R1P वेक्टर। सिमिलरली B से और O तक के बीच का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर और इसको बना लेंगे R2P वेक्टर। एक नया तरह का चार्ज यहाँ पर रख लिख के देख लेते हैं जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, प्लस Q0। एक नई तरह का चार्ज जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन बताने के काम में आएगा। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस वजह से फोर्स की जो डायरेक्शन है F1 बाहर की तरफ होगी और ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज इस P पॉइंट पर रखे चार्ज को रिपेल करेगा। इसीलिए P2 की जो डायरेक्शन है along the line joining the two charges ऐसे डायग्राम में दिखाई जाएगी। इन दोनों का रिजल्टेंट यदि फाइंड आउट करना है तो 11th क्लास में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ से हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो इसमें इसे पैरेलल कर लेंगे इस तरह से, इस लाइन के साथ ये लाइन पैरेलल और इस वाली लाइन के साथ ये वाली लाइन पैरेलल करेंगे। तो क्या ये हमारा एक पैरेललोग्राम नहीं बन गया? और जैसे कि पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि डायगोनल जो होता है वो दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को बताता है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये लिखा जा सकता है। अब इनके मैग्नीट्यूड के बारे में ज़रा चर्चा कर लें, सॉल्यूशन। तो मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करें तो F वेक्टर बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और दूसरा वाला जो चार्ज है उस वाले को मान लेते हैं Q0 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारे पास R1P का होल क्यू इंटू R1P कैप, ये लिख देंगे। इसी तरह से R1P यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन बताने के काम में आ रहा है, वो पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज रख के देख लेंगे टेस्ट चार्ज P पॉइंट पर, और दोनों के बीच में जब रिपल्जन फोर्स लगता है तो रिपल्जन फोर्स बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ है और अट्रैक्शन फोर्स होगा तो ये बताएगा कि फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो फिर आगे चल के इसको और सॉल्व करके देखते हैं। तो F2 वेक्टर सिमिलरली फोर्स अप्लाइड बाई प्लस Q2 चार्ज एट पॉइंट P, उसको लिखें तो F2 वेक्टर बराबर लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q0 ओवर R2P का होल क्यू इंटू R2P कैप, सेकेंड इक्वेशन। और नेट फोर्स लिखना हो तो F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ऊपर लिखना होगा यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ and the diagonal of the parallelogram represent the resultant of the two vector, और F1 वेक्टर और F2 वेक्टर की वैल्यू जो है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से पुट कर दी जाएगी। तो इस तरह से हम दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिजिक्स में क्वेश्चंस रटना न्यूमेरिकल जो है वो अलग अलग टाइप के करने की बजाय हम ये ध्यान रखें कि एक टॉपिक पर कितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं
और उनकी मैकेनिज़्म को समझें तो फिजिक्स उतना ही ज़्यादा आसान बन सकता है। इसको लिख लें सब लोग। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ हो रहे हैं। और वास्तव में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अलावा हमें वास्तव में वेक्टर अलजेब्रा कैसे लगाना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, और किस तरह से हम पैरेललोग्राम लॉ का या फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाले फार्मूला का यूज़ करके प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये भी चीज़ें हमें यहाँ पर हर एक न्यूमेरिकल में ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम्पल कि मान लीजिए ये 12 कूलाम 6 कूलाम 1 कूलाम 2 कूलाम 3 कूलाम 4 कूलाम 5 कूलाम 7 कूलाम 8 कूलाम 9 कूलाम 10 कूलाम और 11 कूलाम के दीज आर द चार्जेस विच आर केप्ट एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। जैसे घड़ी की जो नंबर्स होते हैं उस तरह से ये चार्जेस रखे हुए हैं और इनका डिस्टेंस मान सकते हैं ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, और सेंटर पर भी माना जा सकता है कि 1 कूलाम का चार्ज ही सेंटर पर रखा हुआ है। क्वेश्चन ये है फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट O ड्यू टू द कॉम्बिनेशन। ड्यू टू द कॉम्बिनेशन, तो ये 12 चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, 12 चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, और इन कॉम्बिनेशन की वजह से हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना है। फार्मूला तो वही यूज़ होना है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। पर नेट आंसर निकालने के लिए, नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाना पड़ेगा, कंपोनेंट में तोड़ना सीखना पड़ेगा। तो ज़रा देखते हैं कि कैसे लगता है। बार बार इतनी लंबी टर्म को लिखने की बजाय हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को स्मॉल k से लिख लेते हैं और k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, जिससे कि हम बहुत बड़ी लंबी कैलकुलेशन, लंबे फार्मूलों को शॉर्ट में लिख पाएँ, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों अपोजिटली कॉर्नर्स वाले चार्जेस को सॉल्व करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये 1+1 कूलाम का चार्ज, दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी नीचे की तरफ -y एक्सिस, और इन दोनों पेयर की वजह से फोर्स की डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ। फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करें तो मैग्नीट्यूड होगा k, Q1 की जगह 12, Q2 की जगह 1, R स्क्वायर का करेंगे सॉल्व तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आएगा 12k। इसी तरह से निचले वाले के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करें तो निचले वाले कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो F2 इज इक्वल टू k 6 × 1/1 का स्क्वायर 6k आ जाएगा। अब 12k तो फोर्स नीचे लग रहा है, 6k फोर्स ऊपर लग रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो दोनों को माइनस करना होगा, और इस तरह से ये वाला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। 6k फोर्स जो है -y एक्सिस पर अप्लाई हो रहा है। क्या ऐसे ही हम और भी जो चार्जेस के पेयर हैं उनके लिए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला पेयर देखें, 1 और 7 का डिफरेंस जो है वो भी कितना है, 6 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और इसको लिख लिया जाएगा 6k। इन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स को 6k, एंगल बना 30 डिग्री का। फिर इसी तरह से 2 और 8 का कॉम्बिनेशन देखेंगे तब भी 6k, 9 और 3 का कॉम्बिनेशन देखेंगे तब भी 6k, 10 और 4 का कॉम्बिनेशन देखेंगे तब भी 6k, और 11 और 5 का कॉम्बिनेशन देखेंगे 6k। तो जितने भी जो चार्जेस की वजह से जो O पॉइंट पर फोर्स लग रहे थे वो ब्रेक होकर 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, और इस तरह से
नया जो डायग्राम है फोर्सेस के लिए वो ये बनेगा 6K, ये लिखा जाएगा 6K, एक ये आया 6K, एक ये आया 6K और एक ये वाला 6K। ये वाला पेयर था 2 और 8 के लिए, और ये वाला जो पेयर था वो 1 और 7 के लिए था। ऐसे ही बाकी बचे हुए 10 और 11 के पेयर के लिए भी वैल्यू जो थी वो 6K ही थी। ये 30 डिग्री का एंगल, इसे कितना लिख लेंगे 60 डिग्री का एंगल, ये 30 डिग्री का एंगल और ये वाला कितना बन गया 60 डिग्री का एंगल। अब इसका नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। अब क्या ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अलावा और क्या यूज़ हो रहा है इसमें? वेक्टर लॉ, जिसमें कि हम कंपोनेंट तोड़ सकते थे, जैसा कि हम कंपोनेंट पहले भी तोड़ चुके हैं 11th क्लास में, उसी तरह से यहाँ पे भी कंपोनेंट तोड़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कंपोनेंट तोड़ के बताओ कोई इस बच्चों। 6K का जो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6K cos थीटा तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और 6K sin थीटा जो है वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। इसी तरह से निचला वाला 6K जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6K cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट 6K sin थीटा, sin थीटा में sin 30। तो इसका अर्थ ये है कि ऊपर वाला और नीचे वाला जो 6K है उनके वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसी तरह से ये वाला 6K के को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक 6K cos 60 डिग्री और एक 6K sin 60 डिग्री। ऐसे निचले वाले को भी करेंगे 6K cos 60 डिग्री अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक होगा 6K sin 60 डिग्री। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि जितने भी ये जो ऊपर वाले जो दो फोर्स ऊपर वाले और दो फोर्स नीचे वाले, इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से निचले वाले फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट से कैंसिल हो रहे होंगे। और अब जो नया डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये 6K हो गया आपका, ये वाला 6K है ही है। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6K cos 30 डिग्री, ऐसे इससे निचले वाले का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6K cos 60 डिग्री, इसीलिए दोनों ऐड हो जाएंगे टू 6K cos 30 डिग्री। फिर उसके अलावा 6K sin 60 डिग्री और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6K cos 60 डिग्री और निचले वाले का 6K cos 60 डिग्री, ये भी 2 टाइम्स हो जाएंगे 6K cos 60 डिग्री। तो ये जो नेट फोर्स हैं इन सभी चार्जेस की वजह से कुछ इस तरह से दिखाई दिए। अब क्वेश्चन आसान हो गया। अलोंग इसके यूनिट वेक्टर लिखा जाता है आई कैप और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिखा जाता है माइनस के जे कैप। तो नेट फोर्स लिखूँ मैं तो एफ नेट इज इक्वल टू लिखा जाएगा 2 6 12K cos 30 डिग्री 2 6 12K cos 60 डिग्री प्लस 6K आई कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, माइनस के 6K जे कैप। cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 नहीं √3/2 और cos 60 की जो वैल्यू है वो 1/2 प्लस 6K आई कैप माइनस के 6K जे कैप। सॉल्व कर लें 6√3K कैप प्लस ये 6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा 6K प्लस 6K आई कैप माइनस के 6K जे कैप। 6 और 6 12 हो जाएंगे ये, और 6 कॉमन लेने के बाद में आंसर बनेगा √3K प्लस 2K आई कैप माइनस के 6K जे कैप। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अलावा हमें कंपोनेंट तोड़ना भी आने चाहिए, जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन में हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ेंगे, बशर्ते कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी यूज़ किया जाएगा। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाला जा सकता है और
रिजल्टेंट निकालने के बाद में किसी पॉइंट पर उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, वो चार्जेस के नेचर की वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो सर्किल के लिए हम लोगों ने किया, जिसमें कि 12 चार्जेस थे जो कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल के ऊपर रखे हुए थे, जिनकी वैल्यू 1 कूलाम, 2 कूलाम अप टू 12 कूलाम थी, और उनकी वजह से हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाकर नेट फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। इसी टाइप का कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस के लिए और भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। तो इसी रेफरेंस में और भी क्वेश्चन इस तरह से बनाए जा सकते हैं कि मान लीजिए ये चार्जेस हैं जो 1 कूलाम का है, एक 8 कूलाम का, एक 27 कूलाम का, जिसकी डिस्टेंस 1 मीटर, नेक्स्ट वाले की 2 मीटर, 3 मीटर अप टू 10 मीटर तक, और लास्ट वाला जो चार्ज है वो 1000 कूलाम का है। वी हैव टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट ओ पॉइंट वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज़ 1 कूलाम। तो सेंटर पर रखा हुआ चार्ज जो 1 कूलाम का है, और सभी चार्जेस की वजह से हमें नेट फोर्स ओ पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हम लिखें फॉर्मूला पहले वाले फोर्स के लिए कि फोर्स ड्यू टू वन कूलाम चार्ज एट पॉइंट ओ, उस वाले फोर्स की वैल्यू को लिखें तो F फिजिकल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। कूलाम्स लॉ वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम। Q1 की जो वैल्यू है वो 1 है, Q2 की वैल्यू भी 1 है, R भी आपका 1 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी। फॉर द सेकेंड पेयर ऑफ 8 कूलाम एंड 1 कूलाम यदि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो F2 इजिकल टू के Q1 की जगह 8, नेक्स्ट वाले की जगह 1, और फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2K। थर्ड पेयर 27 कूलाम और 1 कूलाम के लिए वैल्यू को सॉल्व करें तो F3 इजिकल टू के 27 इंटू 1 ओवर 3 का स्क्वायर इजिकल टू 3K। इसी तरह से 1000 कूलाम तक के चार्जेस के लिए फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है बाय द हेल्प ऑफ कूलाम्स लॉ। और इन फोर्सेस की जो वैल्यू है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, ये सभी फोर्सेस बाहर की तरफ होंगे। सबको बात क्लियर हो रही है। तो जब सबकी वैल्यू जो है एक ही डायरेक्शन में है तो आप एफ नेट की वैल्यू को फाइंड आउट करके लिखेंगे तो एफ नेट इज इक्वल टू लिखा जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 अप टू F10, और जो की वैल्यू सॉल्व होने के बाद आएगी K प्लस 2K प्लस 3K प्लस 4K अप टू 10K। यहाँ से आप K कॉमन ले लेंगे और K कॉमन ले लेंगे तो टर्म बनेगी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू 10, और ये जो वैल्यू है जो ब्रैकेट के अंदर बनेगी उसका सम निकालने के लिए हमें मैथमेटिक वाले फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। कोई बच्चा बता सकता है कि इसका जो नेट सम है ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म का वो क्या बनेगा। तो ये टर्म बनेगी हमारे पास समेशन एन की। समेशन एन इज इक्वल टू होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। हियर एन इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, और ये नेचुरल नंबर की टर्म्स में ये टर्म दे रखी है। और नेचुरल जब एन टर्म्स का जब हम सम करते हैं तो सम करने के लिए फॉर्मूला एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 यूज़ करते हैं, डेट इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 1/2, जिसका आंसर सॉल्व होकर 50K आएगा। और K को आप फर्दर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका आंसर 55 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन सॉल्व होकर आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हर बार लगाना है, और दोनों चार्जेस के पेयर को देखकर हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। और फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट होने के बाद में यदि फोर्स सभी सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो F की वैल्यू को ऐड अप कर देंगे वेक्टरली,
और यदि कोई मैथमेटिकल रिलेशन या सीरीज़ बन रही होगी तो उस मैथमेटिकल रिलेशन या सीरीज़ का यूज़ करके हम उन n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, पहले 3 हो चुके हैं, एग्जांपल नंबर 4। इसी तरह का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि ये 1 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है। अब है 1 कूलाम माइनस 2 कूलाम प्लस 3 कूलाम माइनस के 4 कूलाम अप टू इन्फिनिटी तक इस तरह से चार्जेस का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है और हमें ओ पॉइंट पर नेट फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर अप टू इन्फिनिटी, इसी तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करेंगे तो फिर दोबारा से हम वही चीज़ को अपनाएंगे कि सबसे पहले तो पेयर ऑफ चार्जेस को देख लेंगे कि पहले ये दोनों इसका पेयर बन रहा है, फिर 1 और -2 का, फिर 1 और 3 का, और फिर 1 और -4 का। तो इन पेयर्स में पहले ये देखेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है और उसके बाद में जो भी हमारे पास में डायरेक्शन आ रही होगी उस अनुसार हम नेट फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई है? ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू की फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें पहले वाले चार्ज के पेयर के लिए, तो F1 इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 × 1/1 का स्क्वायर, के आ गया। सेकंड वाले के लिए लिखेंगे F2 इज इक्वल टू के 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू 1/2 2 जा 4, ये टर्म बन जाएगी आपकी। इसी तरह से तीसरे वाले पेयर के लिए लिखें तो k × 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 3 ही रहेगा, ये 2 रहेगा, तो ये k/2 बनेगी। नेक्स्ट वाली जो है 3 3 या 9 k/3 बनेगी। और उससे नेक्स्ट वाले पेयर के लिए सॉल्व करें F4 इज इक्वल टू, तो F4 की वैल्यू भी जो है इसी रिलेशन से कूलाम्स लॉ से फाइंड आउट कर सकोगे। तो -4 × 1, -4 तो नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही आवश्यकता होती है और डिस्टेंस जो है वो आपकी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये भी सोल्व होने के बाद में k/4 आना है। सभी फोर्सेस का नेट निकालना हो तो F नेट बराबर लिख सकते हैं F1 + F2 + F3 अप टू इन्फिनिटी, इन सभी को सॉल्व करने के बाद में तो आंसर बनेगा k + k/2 + k/3। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो तो रिपेल करते हैं, इसीलिए ये टर्म पॉजिटिव में आएगी। नेगेटिव चार्ज वाले के लिए नेगेटिव में, और पॉजिटिव चार्ज वाले के लिए पॉजिटिव में टर्म आएगी फोर्स की, जब फॉर्मूले से रिजल्ट फाइंड आउट किया जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर k कॉमन ले लें तो 1 - k 1/2 + 1/3 -1/4 अप टू इन्फिनिटी की टर्म बन गई। और शायद हमें भी अभी भी ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये कोई ना कोई सीरीज़ बनेगी। कोई स्टूडेंट बता सकता है? कोई भी बताए कि ये किस सीरीज़ के लिए टर्म बन रही है? तो ये सब स्टैंडर्ड रिलेशन है। देखते हैं, log 1 + x का जब आप एक्सपोनेंशियल करेंगे मैथमेटिक्स में तो वहाँ पढ़ा जाता है x - x² + x³ 3/3 - x³ 4/4 अप टू इन्फिनिटी। और यदि यहाँ पर x = 1 पुट कर लें हम तो वैल्यू क्या बनेगी, log 2 = 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 अप टू इन्फिनिटी। तो ऊपर वाला जो रिलेशन है जो कि ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, उस ऊपर वाले रिलेशन में जो सीरीज़ का सॉल्यूशन आएगा, वो सॉल्यूशन होने के बाद में F नेट = हम लिख सकते हैं इस टर्म को k 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 अप टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू हो जाएगी log 2 की।
के की वैल्यू हम फर्दर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा सकते हैं, और उसी तरह से जैसे पहले आंसर लिखा था उस तरह से हम वैल्यू को, आंसर को या वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5। 1 कूलाम का ही चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर ये क्यू कूलाम के चार्ज रखे हुए हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर अप टू इन्फिनिटी। इनका डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर अप टू इन्फिनिटी तक है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नेट फोर्स एट द पॉइंट O, ये फाइंड आउट करना है। तो उसी तरह से जैसा कि पहले इलस्ट्रेशन में हमने देखा था कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो हम कूलाम्स लॉ वाले फॉर्मूले से निकाल ही सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन जो है चार्ज के नेचर के आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ आउटवर्ड और इट इज़ इनवर्ड। तो F1 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करें पहले वाले पेयर के लिए, इन दोनों पेयर्स के लिए। तो KQ इंटू 1/1 का स्क्वायर KQ आ जाएगा आपका। F2 फाइंड आउट करें KQ इंटू 1/2 का स्क्वायर KY4 आ जाएगा। फिर उसके बाद F3 इजिकल टू फाइंड आउट करें तो ये आएगा KQ इंटू 1/3 का स्क्वायर KY9। इस तरह से ये अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं हमारी। ज़रा क्वेश्चन में ज़रा चेंज लेके आएंगे। डिजिट थोड़ा चेंज हो गई है। 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और 16 मीटर की डिस्टेंस पर ये चार्ज रखे थे, तो ये तो KY4 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करने के पर आएगा KY16। F4 K इंटू Q इंटू 1 ओवर नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, ये था KQY1। नेक्स्ट वाला 16 का स्क्वायर कर लेंगे तो उसके बाद बनेगा ये KQ/256। जब हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना होगा तो F नेट बराबर हम लिखेंगे, सबका सम करना है तो KQY1, KQY4, KQY16, KQY256 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। KQ कॉमन ले लेंगे, बनेगा 1 + 1/4 + 1/16 + 1/256 अप टू इन्फिनिटी। ये भी कोई सीरीज़ बन रही है। और ये सभी स्टैंडर्ड सीरीज़ हैं, जैसा कि हमने पहले AP में, GP में और HB में 11th क्लास में और 9th क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी किया है। तो क्योंकि ये वाला फर्स्ट पर जो हमारा स्टेप कहलाता है पहला पद, और जब हम मीन रेशियो देखते हैं तो R = लास्ट स्टेप अपॉन प्रीवियस स्टेप लिखते हैं तो वैल्यू आती है 1/4। ऐसे आप इसका भी करके देख सकते हैं कि 1/16 और 1/4 का रेशियो लगाकर देखेंगे तो फिर दोबारा से 1/4 ही मीन रेशियो आएगा। तो इसका अर्थ ये है कि ये वाली जो टर्म अंदर ब्रैकेट के अंदर बन रही है वो GP है, और GP की इन्फिनिटी टर्म्स के लिए फॉर्मूला A-K(1-K) R होता है, A/(1-K) R। A की वैल्यू जो है वो आपको वैल्यू दे रखी है 1 और R की वैल्यू है 1/4। तो सॉल्व होने के बाद में वैल्यू आएगी 3/4। तो अंदर वाली जो टर्म है उसका एडिशन क्या लिख सकेंगे हम लोग, 4/3। तो ये आंसर बनेगा KQ × 4/3। K की वैल्यू लगा सकते हैं
1/4πε0 और ये आ जाएगा आपका Q/3। अब 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर बना Q/3πε0। यही आंसर है। तो इस तरह से हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप टॉपिक को स्टडी करने के बाद में आप ये सोचें या कोशिश करें कि इस पर बेहतर से बेहतर कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उसके एक्सपेक्टेड पार्ट्स को सॉल्व करें, और जब एक्सपेक्टेड पार्ट सॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। एक स्क्वायर है, इसकी हर एक साइड स्मॉल a है, -q -q -q। ये चार्ज रखे हुए हैं, आपके पॉइंट्स के नाम दे रहे हैं A, B, C और D। सो -q एंड -q 4 चार्जेस आर kept at the 4 corners of a square having side small a. We have to find out the value of unknown charge capital Q which is kept at point O। यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है और हमें उस कैपिटल Q चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए ऑप्शन बना के देते हैं। एक का ऑप्शन बना लीजिए -q/4 1 + 2√2, B +q/4 1 + 2/√2, सॉरी 1 + 2√2, C q/2 1 + √2 और D -q/2 1 - √2। ज्योमेट्री फिर यूज़ होनी है। सबसे पहले तो आप देखें कि कितने कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज बन रहे हैं। पहला B और A के बीच में एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, फिर आपका D और A के बीच में एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक C और A के बीच में कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन को पहले सॉल्व करते हैं, उनकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो मान लीजिए इसका जो फोर्स है वो FD ड्यू टू द रिपल्जन फोर्स, डायरेक्शन बाहर की तरफ। इसका भी फोर्स की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ हो गई। FB की जो वैल्यू है, और माइनस और माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसीलिए आपका FC की जो वैल्यू है वो भी बाहर की तरफ हो गई। बच्चों FB और FD का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम आएगा। करके देखते हैं। K Q1 Q2/r²। तो K Q1 की वैल्यू जो है वो Q2 की जो वैल्यू है वो भी आपका Q/r² कितना हो जाएगा a²। तो K Q²/a²। फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से ये वाला जो डायगोनल है आपका, वो डायगोनल a√2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जा सकता है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो डायगोनल जब a√2 हो जाएगा तो दोनों के बीच का C पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज और A पॉइंट पर रखा हुआ जो चार्ज है, उसके बीच का जो फोर्स है उसको फाइंड आउट करें। तो FC बराबर लिख सकेंगे K Q/a√2 का होल स्क्वायर। तो K Q²/2a²। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। किसी सिस्टम का पर नेट फोर्स 0 होता हो तो उस समय हम जानते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है।
एफ बी और एफ डी जो इक्वेशन नंबर 1 से हमने बताए थे उनका मैग्नीट्यूड सेम था, एंड दीज फोर्सेस आर एक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दोनों का रिजल्टेंट लिखें तो उसकी डायरेक्शन शायद F1 की डायरेक्शन में आएगी, और इन दोनों के रिजल्टेंट को हमने लिखा F1 इज इक्वल टू अंडर रूट में FB स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर प्लस 2FB इंटू FD कॉस 90 डिग्री। मैग्नीट्यूड में क्योंकि दोनों फोर्स सेम है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो उस बेस पर हम लिख सकते हैं FB स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। FB और FD एक दूसरे के इक्वल होंगे तो आप लिख सकते हैं इसको 2FB स्क्वायर, और फर्दर इसे सॉल्व करके लिखा जा सकता है अंडर रूट 2FB। FB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट की जा सकती है, और इस तरह से इन दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सॉल्व किया जाता है, इक्वेशन नंबर 3। तो F2 F1 और FC की जो डायरेक्शन है वो हमने दिखा दी आपको वेक्टरली कि सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो FC और F1 ऐड हो सकते हैं। अब नेट फोर्स Q पॉइंट A पॉइंट पर लगने वाला, उसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन हो रही है, और ये डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। F1 और FC का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। अब इस रिजल्टेंट को बैलेंस करने के लिए कोई ऐसा फोर्स ज़रूर लगना चाहिए कि जिसका मैग्नीट्यूड इन F1 और FC के सम के बराबर हो। तो हम लिख सकेंगे, जब फाइनल आंसर निकालेंगे, कि एक Q चार्ज ये है प्लस Q चार्ज, एक माइनस Q चार्ज है, तो ये अंदर की तरफ फोर्स तभी पॉसिबल होगा F2 या FAO जब दोनों चार्ज अनलाइक चार्ज होंगे। तो हमें क्वेश्चन में ये तो पता पड़ गया कि सेंटर पर रखा हुआ चार्ज प्लस Q चार्ज ही होना चाहिए, क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स तभी लगेगा जब दोनों चार्ज एक दूसरे के अपोजिट नेचर में होंगे। तो इस तरह से हम FAO को लिख सकते हैं, FAO बराबर F1 प्लस FC। FAO की वैल्यू पूरा डायगोनल A अंडर रूट 2 है, तो A अंडर रूट 2 का भी आधा करेंगे तो सॉल्व होने के बाद में आएगा A अपॉन अंडर रूट 2। तो रिलेशन यूज़ करें K दोनों पेयर का, Q इंटू स्मॉल q ओवर A अंडर रूट 2 ओवर 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट करें अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर उसके बाद FC की वैल्यू को पुट करें के क्यू स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। तो सॉल्व होने के बाद में ये टर्म बनेगी, ये अंडर रूट 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू ए स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें से जो कॉमन आ रहा है उस कॉमन टर्म को ले सकते हैं, के क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है अपॉन ए स्क्वायर, तो बचेगा अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2। के से के कैंसिल आउट हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से Q की वैल्यू फाइंड आउट होके आएगी, Q/2 ब्रैकेट में यहाँ से 2 LCM ले सकते हैं, 1/2 LCM ले लीजिए तो ये 1/4 बचेगा, और ये टर्म बचेगी 2 अंडर रूट 2 प्लस 1। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमने ये देखा बच्चों कि हमें ये बताना था क्वेश्चन में
कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द चार्ज विच इज़ केप्ट एट द पॉइंट ओ ऑफ द स्क्वायर एंड व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो Q जो है उसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि पॉजिटिव ही होना चाहिए और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा Q/4 1 + 2 √2। तो क्या आंसर बनता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8 और ये IIT जी का क्वेश्चन है और इसमें 4 चार्जेस दे रखे हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4, जिनमें मैग्नीट्यूड पहले वाले डायग्राम में सभी चार्जेस के कैपिटल Q हैं और इनकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, इससे ये डिस्टेंस -a,0, दूसरे वाले का जो डिस्टेंस है वो -2a,0 और थर्ड और फोर्थ का जो डिस्टेंस है +a,0 और 2a,0 है। वी हैव टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट द पॉइंट नेम्ड एज P वेयर ए स्मॉल q चार्ज इज प्लेस्ड हुज कोऑर्डिनेट इज 0,b। इस वाले क्वेश्चन में ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है बच्चों और इसमें चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। यहाँ पर सभी चार्जेस पॉजिटिव हैं, फिर उसके बाद में जो चार्ज का जो नेचर है सेकंड डायग्राम में Q1 चार्ज का तो Q, Q2 का भी Q और Q3 और Q4 का -QQ है। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में -Q वाले चार्ज लेफ़्ट साइड में आ जाते हैं और नेक्स्ट डायग्राम में फोर्थ डायग्राम में जो चार्ज हैं -Q वाले वो पास में होते हैं और +Q वाले जो चार्ज हैं वो दोनों एंड पर होते हैं और चार्जेस जो हैं वो 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं हर एक डायग्राम में। इसके ऑप्शन है ABCD में +y एक्सिस, -x एक्सिस, -y एक्सिस और +x एक्सिस। तो जरा देखते हैं कि किस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो पहले वाले उस वाले डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम में जरा वेक्टर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो तोड़ने पर मालूम पड़ेगा कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और इस वजह से फोर्स की जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पर, मान लीजिए F1 फोर्स है ये वाला, तो F1 फोर्स की डायरेक्शन ये आ जाएगी आपकी। F2 फोर्स 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो F2 फोर्स की डायरेक्शन ये आ जाएगी आपकी। F3 फोर्स जो है वो भी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी और F4 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उसकी डायरेक्शन रिपल्सन की वजह से इस तरह से बनाई जाएगी। क्या सब लोग ये बना सकते हैं ना? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री। अब इनके कंपोनेंट को ब्रेक करें तो F1 के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे पास। एक कहलाएगा हमारे पास F1 cos 30 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा हमारे पास F1 sin 30 डिग्री। इसी तरह से F2 का जो कंपोनेंट है उसे भी लिखेंगे F2 cos 60 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो F2 sin 60 डिग्री। इन सेम वे F4 F3 का कंपोनेंट भी इसी तरह से लिखे जाएंगे F3 cos 60 डिग्री एंड F4 cos 30 डिग्री। इसके कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट F3 और F4 के लिखेंगे F3 sin 60 डिग्री कॉमा F4 cos 30 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्योंकि एक ही पॉइंट पर अप्लाई हो रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसीलिए ये तो कैंसिल आउट कर देंगे। नेट फोर्स जो होगा वो सभी वर्टिकल कंपोनेंट के सम के बराबर होगा जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, इसीलिए फर्स्ट वाले का जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड वाले पर इन लाइंस को इस तरह से मिला लें और लाइन को मिलाने के बाद में फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करें बाय यूजिंग द नेचर ऑफ चार्ज। तो ये दोनों फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे। F1 ये फर्स्ट पार्टिकल था, ये वाला सेकंड, और F2 ये दोनों जो फोर्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे,
ये F1 आ गया आपका, ये वाला F2 आ गया। ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये माइनस और माइनस चार्ज है, तो ये अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो F3 नीचे की तरफ और F4 भी नीचे की तरफ। तो इस तरह से दो कंपोनेंट में फिर ब्रेक करें हम, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो ये हो जाएंगे हमारे F1, इस वाले का वर्टिकल साइन 30, और F2 का वर्टिकल F2 cos 30, सॉरी F2 साइन 60। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F1 साइन 60 साइन 30 कॉमा F2 साइन 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए। इसी तरह से इसके वर्टिकल कंपोनेंट लिखें, इसके वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा हमारे पास में F3 साइन 30 डिग्री और F4 साइन 60 डिग्री। इसी तरह से, सॉरी इसके कंपोनेंट गलत हो गए, कॉस में लिखा जाएगा F1 cos 30 डिग्री, F2 cos 60 डिग्री। इसी तरह से इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसी लाइन में होंगे, वो लिखे जाएंगे F3 cos 30 डिग्री और F4 cos 60 डिग्री। क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग माइनस एक्स एक्सिस की तरफ अप्लाई हो रहे हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। थर्ड वाले डायग्राम में फोर्स की जो डायरेक्शन है, F2 नीचे की तरफ आएगा और हमारा F1 भी नीचे की तरफ आएगा, F3 ऊपर की तरफ, जरा डायग्राम अलग जगह बना लेते हैं। तो माइनस क्यू ये चार्ज था, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है थर्ड डायग्राम में, और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये ओरिजिन हो गया आपका। तो इस वाले फोर्स की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ, F2 F1 भी नीचे की तरफ, F3 और F4 की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ, F3 और F4 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो हम देख रहे हैं कि इनके फिर दोबारा वर्टिकल कंपोनेंट जो होंगे F1 साइन 60 डिग्री एंड F2 साइन 30 डिग्री, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इनके हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट हैं वो इस तरह से लिखे जाएंगे F1 cos 60 डिग्री और F2 cos 30 डिग्री। F3 और F4 को सॉल्व करेंगे तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट ये होंगे F3 साइन 30 डिग्री 60 डिग्री कॉमा F4 साइन 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होंगे जैसा कि पहले वाले माइनस क्यू वाले चार्ज की वजह से थे, और उनकी वैल्यू लिखेंगे F3 cos 60 डिग्री कॉमा F3 cos 30 डिग्री। तो इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप होंगे, इसीलिए डायरेक्शन आएगी माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही बन रहा है उसका। और नेक्स्ट वाले फिगर नंबर 4 में इसी तरह से हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एक डायरेक्शन आएगी माइनस के वाई एक्सिस की तरफ। तो इस तरह से मैचिंग वाले क्वेश्चन आईआईटी में ये वाला पूछा गया था, और इसमें कि हमने वेक्टर कंपोनेंट तोड़ने के बाद में जहाँ पर भी कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे वो कैंसिल आउट किए, और जो सेम डायरेक्शन में लग रहे थे वो एडअप किए, और सेम डायरेक्शन में लगने वाले कंपोनेंट की वजह से ही नेट फोर्स की डायरेक्शन हमने कैलकुलेट की।